नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। देखो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कमेंट करके कहा था कि अलग अलग सेक्शन कहे थे, किसी ने जियोग्राफी, किसी ने साइंस, किसी ने इकोनॉमी। हम दो तीन सेक्शन है एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ताकि सभी को हेल्प मिल जाए और एक रिविजन भी आपका हो जाए अच्छे से। 76 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विली विली ईसा। जो विली विली है ये क्या है? देखो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब साइक्लोन्स के बारे में ना क्वेश्चंस पूछ ले जाता है, कई बार तो पूछ ले जाएगा कि विली विली कहाँ का साइक्लोन है, तो ऑस्ट्रेलिया आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का साइक्लोन है। इंडियन ओशन में जो साइक्लोन ओरिजिनेट होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन। उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। यूएसए का जो साइक्लोन है उसको क्या कहते हैं? उसको टोरंटोज कहते हैं। तो टोरंटोज, ये तीन आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तीनों ही तीन ही याद रखने हैं अभी। एक हो गया आपका इंडियन ओशन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, दूसरे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया का विली विलीज, और तीसरे नंबर पर यूएसए का टोरंटो। तो ये तीन आप याद रख लीजिए, बाकी आपने जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज साथ में कर सकते हैं। 77 में पूछते हैं पाक स्टेट कनेक्ट इंडिया विद। तो पाक स्टेट जो है वो इंडिया को किसके साथ जोड़ता है? जो पाक जल डमरू है ना, ये इंडिया को जोड़ता है किसके साथ? श्रीलंका के साथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि पाक स्टेट जो है वो किस किस के बीच में स्थित है, तो ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के बीच में जो है वो स्थित है, या फिर इन बॉडीज़ को ये आपस में ज्वाइन करता है। अच्छा, और भी ऐसी स्टेट्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि बेरिंग स्टेट हो गया। बेरिंग स्टेट जो है वो किस किस को जोड़ता है? ये आर्कटिक ओशन को बेरिंग सी से जोड़ता है। फ्लोरिडा ओशन हो गया, फ्लोरिडा स्टेट जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ता है। जिब्राल्टर स्टेट हो गया, जिब्राल्टर स्टेट जो है ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ता है। सुंडा स्टेट हो गया, सुंडा स्टेट जो है वो जावा सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ता है। तो ये मैंने बेसिक और इम्पोर्टेंट आपको बता दिए। श्रीलंका की कैपिटल कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो आपको याद रखनी है। कोलंबो जो है वो श्रीलंका की कैपिटल है। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। ये श्रीलंका की कैपिटल करेंसी है। आगे पूछते हैं 78 में, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज। तो पूर्व तटीय मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? इनको किस और नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है वो कोरोमंडल कोस्टल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये जो है ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है। तो यही बस बेसिक यहाँ से बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। अगला 79 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आपको पता होना चाहिए कि ये कैलाश रेंज से निकलती है। ऑप्शन ए कैलाश रेंज जो है वो सही आंसर है। कई बार मानसरोवर लेक भी ऑप्शन में होता है, तो ये मानसरोवर लेक के नज़दीक से जो है वो राइज होती है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि इंडस नदी जो है इसमें जाकर ब्यास नदी भी मिल जाती है, सतलुज भी मिलती है, रावी भी मिलती है, चेनाब भी मिलती है और झेलम भी मिलती है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से एक बनता है। बाकी देखो ब्यास का तो आपको पता है, ब्यास कहाँ से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे के समीप जो है कहीं से निकलती है। और झेलम नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये नदी जो है ये नॉर्दर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल रेंज से निकलती है। वेरीनाग स्प्रिंग है जहाँ से ये निकलती है एग्जैक्टली। अच्छा, और इसके बाद चेनाब नदी के बारे में बात करें तो चेनाब का कहाँ से निकलती है? ये बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। वैसे चेनाब नदी आपको डिटेल में पता होगा कि चेनाब नदी को बारालाचा दर्रा जो है ना ये पानी प्रोवाइड करवाता है। वैसे ये चंद्रा और भागा है, फिर चंद्रा और भागा जब मिल जाती हैं उसके बाद ये चंबा में आकर चेनाब कहलाती हैं। ये तो आपको सब पता ही है ना, इसके बारे में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये बड़ा बंगाल से निकलती है। और सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है और ये निकलती है रक्सताल झील के समीप तिब्बत में कहीं से। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए। आगे 80 क्वेश्चन में देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको पता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, ये भी मुंबई में ही स्थित है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी जो है वो मुंबई में ही स्थित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। और उसी तरह नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का पूरा नाम आप पहले याद रखिएगा। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना जो था वो 1982 में जो था इसकी स्थापना की गई थी।
आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। 1955 में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। आगे पूछते हैं टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, तो टैक्सेशन किसका टूल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिस्कल पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी का एक टूल है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में कई बार ये रिपीट करके क्वेश्चन बनता है। आगे पूछते हैं टाइफाइड इज काउज्ड बाय, टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है? तो देखो टाइफाइड किसके कारण होता है? वायरस तो ये डेफिनेटली नहीं है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यहाँ से आपको एक और भी क्वेश्चन याद होना चाहिए कि जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसके लिए टेस्ट लिखा जाता है, उस टेस्ट का क्या नाम है? तो विडाल टेस्ट होता है एक। विडाल टेस्ट को जो है वो टाइफाइड के लिए माना जाता है कि टाइफाइड का अगर किसी को हुआ तो विडाल टेस्ट से उसका पता लगाया सकता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बने, इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आगे पूछते हैं वेयर आर मेजॉन्स फाउंड, तो मेजॉन्स जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट भी नहीं हुआ है तो आगे रिपीट हो सकता है। तो मेजॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कॉस्मिक रेज में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये बेसिक फिजिक्स का सिलेबस है वैसे तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा अगर फिजिक्स कभी ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी होगी या +1 +2 में भी। आगे 84 में पूछते हैं किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो पथरी बनी होती है, पथरी किसके कारण बनती है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो है ये किडनी स्टोन जो है वो बनते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी 1-2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऐसा रिपीट कर देते हैं, आपको पता है किसी तरह से उठाएंगे क्वेश्चन को और उस एग्जाम में पूछ लेंगे दूसरे में। तो किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। आगे देखिए 85 में पूछते हैं एंटोनियम ऑफ एमिनेबल, तो एमिनेबल का एंटोनियम क्या होता है? इसका एंटोनियम होता है स्टब बॉर्न। ऑप्शन ए स्टब बॉर्न जो है वो सही आंसर है। ये इसका MCQ इसका सही आंसर होगा। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट इज, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रोडिजी कहा जाता है। ऑप्शन डी प्रोडिजी जो है वो सही आंसर होगा। अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट इज कॉल्ड प्रोडिजी। आगे देखिए 71 में पॉलिटी भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं हु सेड ट्रूथ इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज गॉड, तो यह किसने कहा था कि सत्य एक परम वास्तविकता है तथा यह ईश्वर भी है? तो देखो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं परंतु पूछ लिए जाते हैं। 72 में देखिए क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका सबसे लंबा लिखित संविधान है? लिखित संविधान हमारे इंडिया का ही है सबसे लंबा। ऑप्शन डी इंडिया यानी कि भारत जो है वो सही आंसर है। अच्छा कुछ और भी क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछे जाते हैं बेसिकली, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो फंडामेंटल राइट लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमने आयरलैंड यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली है? कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं? ये USSR से ली गई हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ये कहाँ से लिया है? ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनको किस तरह से रिमूव करना है, तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आगे पूछते हैं आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेज इंडियन सिटीजन्स, तो भारत का ये जो अनुच्छेद 14 है ये भारतीय नागरिकों की किसको गारंटी देता है? किस चीज़ की गारंटी देता है? तो ये देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। इक्वलिटी की ये गारंटी देता है। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तब आपका रिवाइज हो जाएगा, अगर आपको नहीं याद तब याद भी कर लीजिएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये आर्टिकल 14 के तहत आता है। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आर्टिकल 15 के तहत आता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो आर्टिकल 14 के तहत आता है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये आर्टिकल 17 के तहत आता है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल जो है ये आर्टिकल 18 के तहत आता है। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम यानी कि जो 5 फ्रीडम हमें 6 फ्रीडम हमें दिए गए हैं, 5 नहीं 6 फ्रीडम दिए गए हैं, ये आर्टिकल 19 के तहत आता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कई बार पूछा गया है, ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये आर्टिकल 21A के तहत आता है। और प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स्ड लेबर, तो ये मतलब ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती और उससे ज़बरदस्ती काम भी नहीं करवाया जा सकता, ये आर्टिकल 23 के तहत आता है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज यानी कि बच्चों को आप फैक्ट्रीज पर काम करने के लिए भी नहीं लगा सकते, ये आर्टिकल 24 के तहत आता है।
आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 आप याद रखिएगा कि ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है आर्टिकल, तो ये आर्टिकल आप इंपॉर्टेंट याद रखिए। आगे पूछते हैं 74 वाइस प्रेसिडेंट इज, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये मेंबर होते हैं कहाँ के, तो ये कहीं के भी मेंबर नहीं होते, नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, याद रखिएगा। कई बार बच्चे राज्यसभा कर आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस जान लीजिए, ज़्यादा नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें इनके बारे में जाननी है कि इनकी कितनी एज होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो 35 ईयर्स जो है वो एज रखी गई है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और अपना रेजिग्नेशन अगर इन्होंने देना है तो किसको देंगे, तो अपना रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देंगे। उसी तरह प्रेसिडेंट भी जो है वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और प्रेसिडेंट ने अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, रिलेट कर सकते हैं आप इस तरह से। बाय विच विल गवर्नमेंट प्रेजेंट अ प्रपोजल फॉर एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन, किस विधेयक द्वारा सरकार वार्षिक राजस्व उगाही का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। तो इसका सही आंसर होगा फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। फाइनेंस बिल वित्त विधेयक के माध्यम से जो है वो सरकार वार्षिक राजस्व उगाही का प्रस्ताव रखती है वित्त विधेयक के माध्यम से। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वैसे वो इससे रिलेटेड नहीं है परंतु फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 360 से संबंधित है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है इंडिया में, तो अभी तक एक भी बार जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है इंडिया में। आगे पूछते हैं हु रोट अकबरनामा, तो अकबरनामा किसने लिखा था। अकबरनामा जो था वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, बात आपको समझ आ गई। एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ नाम दिए गए थे, इनमें से आपको बताना था कि कौन सा अकबर के नवरत्नों में से नहीं था। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, क्या अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में आते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में आते हैं। क्या बीरबल अकबर के नवरत्नों में आते हैं, बीरबल भी आते हैं क्या, और कौन कौन से आते हैं, तो अबुल फजल हो गया, बीरबल हो गया, तानसेन हो गया, फैजी हो गया, टोडरमल हो गया, राजा मानसिंह हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, हकीम हुमायूं हो गया, अब्दुल रहीम खान खाना हो गया। ये सभी जो है अकबर के नवरत्न हैं, अकबर के नवरत्न आपको याद रखने हैं। आगे पूछते हैं फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, पहली भक्ति मूवमेंट जो था वो किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो पहला भक्ति आंदोलन जो था वो ये अरेंज किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य जो है वो सही आंसर है। बस यहाँ से आप यही याद रखिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर नहीं है जहाँ पर इसका प्रभाव कम हुआ था यानी कि, तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी आगरा सही आंसर है। आगरा में जो था ये 1857 के रिवोल्ट का सेंटर नहीं था। अब आगरा सेंटर नहीं था, बाकी ऑप्शन में दिया गया है लखनऊ। लखनऊ में जो है इस विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसके नेता थे यहाँ पर बेगम हजरत महल, ये यहाँ पर नेता थे। बाकी और भी ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। कानपुर आपके पास दिया गया है, कानपुर में नाना साहिब हो गया और तांत्या टोपे हो गया, इन्होंने इसको लीड किया था। झांसी की बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इसको लीड किया गया था। तो ये सब आपको बेसिक इसके बारे में याद रखना, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके भी बताना है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ये चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों को कर दीजिए ताकि दोनों पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास लिंक काम नहीं कर रहा, तो वो ऑल एग्ज़ाम 31 सर्च करें, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 9000 से अधिक फॉलोअर हैं, 9800 से अधिक फॉलोअर हैं हमारे टेलीग्राम पर, तो आपको मिल जाएगा ऑल एग्ज़ाम 31। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप ऑल एग्ज़ाम 31, तो यहाँ से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहली बार जो था वो वास्तविक जनगणना कब करवाई गई थी और किसने करवाई थी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।